साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी फरवरी में बांग्लादेश में सरकार बदली है, तारिक रहमान की सरकार आई है बीएनपी की। और अभी हाल ही में हमने देखा मई में बंगाल की सरकार बदल गई है और वहाँ पर बीजेपी की सरकार आ गई है। और जैसे ही बंगाल की सरकार बदली है, तुरंत बांग्लादेश में इस प्रकार के प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं जो कि भारत के तो फेवर में दिखते हैं और बांग्लादेश की सरकार के अगेंस्ट में हो रहे हैं। लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं और इस वक्त तो बांग्लादेश में हिंदू सड़कों पर उतरा हुआ है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और बांग्लादेश की सरकार इस समय बहुत बड़े दबाव में है। जी, पाकिस्तान ही नहीं, बांग्लादेश के भी अंदरूनी मामलों में आग लगी हुई है। पूरा मामला क्या है, भारत किस तरह से दोनों को घेर रहा है, टर्की को कैसे घेर रहा है वो मैंने कभी बता ही दिया था, किस तरह से पाकिस्तान बांग्लादेश को भारत घेर रहा है, विस्तृत चर्चा करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस की किताब आ चुकी है, इसको हमने ही तैयार किया है। इसमें सभी तरह के जितने भी स्टैटिक पोर्शन हैं, जितनी भी कहानियां हैं, जो भी बैकग्राउंड है, सब कुछ दिया है और बड़े ही अच्छे फॉर्मेट में। आप अगर चाहें तो इसे ऑर्डर कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, कमेंट बॉक्स में पिन किया है, वहाँ से आप इसे मंगवा सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए, बांग्लादेश में हुआ क्या है। अभी ढाका में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बांग्लादेश के एक दो शहरों में, रंगपुर वगैरह में भी हो रहे हैं। बांग्लादेश में एक बड़ा क्षेत्र है, डिवीज़न है, उसे गायबांदा बोलते हैं, गाईबंदा या गायबांदा। वहाँ पर एक छोटा सा जिला है रंगपुर और उसमें राम का बड़ा स्टैचू बन रहा है, बड़ी मूर्ति बन रही है, जो बांग्लादेश में सबसे बड़ी राम मूर्ति है, लगभग 81 फुट की, 81 फीट की। वहीं पर कृष्ण की भी मूर्ति बन रही है, लगभग 50 फुट की, और वहीं पर शिव की भी मूर्ति बन रही है, लगभग 30 फुट की। अब ये कंस्ट्रक्शन लगभग 80% पूरा हो चुका। अब तक तो कोई कुछ नहीं बोला। जैसे ही कंस्ट्रक्शन 80% पूरा हो गया और धीरे धीरे इनॉग्रेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तुरंत वहाँ के इस्लामिक ग्रुप्स ने अलग अलग तरह से विरोध करना स्टार्ट कर दिया, कंस्ट्रक्शन रोक दिया और हर तरह से विरोध किया जा रहा है। प्रोटेस्ट किया गया कि किसी भी तरह से मूर्ति ना बने, इनको तोड़ दो, तोड़ दो, जूता तक रख दिया गया मूर्ति पे, हर तरह से खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद हिंदू संगठन वहाँ पर एग्रेसिव हो गए, उन्होंने आंदोलन स्टार्ट कर दिया और उन्होंने वहाँ की सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि अगर 72 आवर्स में आपने इन सभी को गिरफ्तार नहीं किया जिन्होंने भी मूर्ति के कंस्ट्रक्शन में खलल डाला है, अगर ये गिरफ्तार नहीं हुए तो पूरे बांग्लादेश के हर शहर में, हर जगह हिंदू प्रोटेस्ट करेगा और सरकार रोक नहीं पाएगी। ये हिंदू ने बोला है। ये वही हिंदू बोल रहा है जो 2024 से लेकर के अब तक वहाँ पर पीटा जा रहा था, जलाया जा रहा था, टांगा जा रहा था। आप जानते ही हैं, मैं उसको बताना नहीं चाहता। अचानक हिंदू में ऐसा क्या हुआ कि एकदम एग्रेसिव हो गया और सरकार को अल्टीमेटम दे रहा है। ये असर पड़ता है किसी भी जगह पर इलेक्शन होता है उसके रिजल्ट का। बंगाल का जो रिजल्ट आया है, बंगाल में बीजेपी जीती, कौन जीती वो अलग बात है। बीजेपी जीती वो एक बाय प्रोडक्ट है। जो टीएमसी के प्रति गुस्सा था, जो टीएमसी के प्रति नफरत थी, जो दबा रखा था टीएमसी ने कि अगर वोट नहीं दिया तो ऐसा कर देंगे, इसके खिलाफ जब जनता निकल के आई, जनता ने कहा देखा जाएगा यार, बहुत हो गया। और जनता ने देखा कि हमने हटा भी दिया सत्ता से। और उसके बाद वनडे वनडे फेंकना तो कॉमन हो गया है। टीएमसी का छोटे से छोटा पार्षद भी पिट रहा है और कई तो जेल जा चुके हैं। तो जनता का जो गुस्सा निकल करके सामने आया और ये देखा गया कि किस तरह से लोगों को लग रहा था कि हमें तो इस्लामिक बना दिया जाएगा, वो फिर से हिंदू एक होकर के वहाँ पर वोट दे करके आया। और अभी फाल्टा जो सीट है वहाँ पर दोबारा जो चुनाव हुआ था, उसमें तो देखा गया कि जितने भी रजिस्टर्ड हिंदू वोटर्स थे, 100% वोट बीजेपी के पक्ष में गए थे। तो हिंदू का एक होना ये बताता है कि पूरे देश में, हमारे देश में मुस्लिम वोट बैंक जैसी जो भ्रम था वो खत्म हो चुका है। सबसे ज्यादा मुस्लिम असम में रहते हैं, लेकिन वहां हिमंता बिस्वा शर्मा तीसरी बार जीत के आ गए और आप देख रहे हैं लगभग 3/4 से क्या कर लिया। उसके बाद बंगाल में लगभग 30% मुसलमान खूब टीएमसी के साथ खड़ा रहता था और टीएमसी उसके साथ खड़ी रहती थी। जय श्री राम के नारे से चिढ़ती थी ममता बनर्जी, दिल में काबा और आंखों में मदीना रहता था। इस तरह की बातें वहाँ पर करी जाती थी। वहाँ पर भी क्या देखा गया कि आप उसको वोट बैंक नहीं बना पाए। बिहार में सबसे ज़्यादा यादव रहता है, मुसलमान भी रहता है। यादव मुसलमान बिहार में मिलकर के लालू यादव की पार्टी को नहीं जिता पाए। ये सब देख करके अखिलेश यादव तो टेंशन में है ही कि ना तो यहाँ पे इतना मुसलमान है और ना ही इतना यादव है, तो मैं जीतूंगा कैसे। बल्कि पूरे देश का हिंदू अब यह समझ गया है कि भाई असली पावर तो हमारे पास थी। जब संविधान बना, मुसलमानों के लिए अलग कानून, हिंदुओं के लिए अलग कानून। संविधान में क्या लिखा है आर्टिकल 44 में कि यूसीसी होना चाहिए। उसी तरह से विद द टाइम वक्फ बोर्ड बना दिया गया। देश में सबसे ज़्यादा भूमि, तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा वक्फ बोर्ड के पास चली गई। विद द टाइम क्या देखा गया, शाबानो केस को पलट करके
उनको भी जो है मुस्लिम के फेवर में कर दिया गया। राम मंदिर का तो आप नाम नहीं ले सकते थे, आर्टिकल 370 हटाना तो आप सोच नहीं सकते थे। ये सब काम हो पाए और जब बंगाल का रिजल्ट आया तो इससे भारत में प्रभाव नहीं पड़ा, बांग्लादेश में प्रभाव पड़ा। और बांग्लादेश में सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ा है कि होता क्या था, देखिए होता ये था कि एक मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। जमात-ए इस्लामी नाम का एक ग्रुप है जो ये सारी एक्टिविटीज़ कराता है, उल्टी सीधी जितनी भी है। ये पाकिस्तान में भी है, भारत में भी है, बांग्लादेश में भी है। ये है 3 अलग अलग देशों में, लेकिन आत्मा एक ही है। भारत में जो जमात इस्लामी कश्मीर वाला है वो बैन कर रखा है यूएपीए के तहत, लेकिन जो बांग्लादेश वाला जमात इस्लामी था वो बॉर्डर पार करके वेस्ट बंगाल के माध्यम से भारत में ऑपरेट करता था, अपने लोग भेजता था, अपने हथियार भेजता था, तमाम तरह की चीज़ें भेजता था। जब आप वेस्ट बंगाल का रास्ता बंद कर दोगे कि भाई आप यहाँ से नहीं आ सकते हो अंदर, तो आप यहाँ बिल्कुल बेकार हो जाओगे। अब बांग्लादेश कुछ नहीं कर सकता। आप असम के माध्यम से आना चाहोगे, नहीं आ सकते। आप त्रिपुरा के रास्ते आना चाहोगे, नहीं आ सकते। तो आप आधी शक्ति तो आपकी वैसी खत्म हो गई। दूसरा, एक खबर और आ रही है कि जैसे ही हमारी बीएसएफ अवैध बांग्लादेशियों को बांग्लादेश भगा रही है, तो वहाँ के जो बांग्लादेश के बॉर्डर कॉप्स हैं, बॉर्डर कॉप्स जो भी वहाँ पे लगे रहते हैं गार्ड, वहाँ की जो बीएसएफ एक तरीके से, वो उन्हें आने नहीं दे रही है। उनका कहना है किसी भी हाल में हम बीएसएफ के द्वारा भेजे गए लोगों को स्वीकार नहीं होने देंगे। तो टसल है, लेकिन फिर भी बीएसएफ हमारी वहाँ भेज रही है। तो वहाँ के कॉप्स भी इस समय बेकार हो चुके हैं। जल्द से जल्द फेंसिंग की बात करी जा रही है, तो वो भी हो ही रही है। तो जब आप बांग्लादेश चल कैसे रहा था? बांग्लादेश चल रहा था इन कट्टरपंथी ग्रुप्स की वजह से। जब से शेख हसीना गई है उसके बाद की बात कर रहा हूँ। कट्टरपंथी ग्रुप्स की वजह से चल रहा था। बड़े स्तर पर चीज़ें स्मगल की जा रही थी, भारत में बेची जा रही थी, नेटवर्क चलाया जा रहा था, पूरा पाकिस्तान के साथ इनका पूरा एक सिस्टम बैठ गया था। जब ये कट ऑफ हो गया तो आपका एक बहुत बड़ी ताकत खत्म हो गई। और ये चीज़ जब वहाँ के हिंदुओं को रियलाइज़ हुई कि यार जब बंगाल में ये हो सकता है तो हम भी कर सकते हैं। बेशक उस समय जब बांग्लादेश बना या ईस्ट पाकिस्तान बना, वहाँ पर 22% हिंदू थे, आज 8% हिंदू रह गए। वो 8% भी आज अपनी दम दिखा रहे हैं। ये है बात। मैं मानता हूँ सरकार की गलती है कि नीट का पेपर आउट हो गया। मैं मानता हूँ सरकार की गलती है कि भरत तिवारी का फेक एनकाउंटर किया, तमाम तरह की और भी गलतियाँ सरकार कर रही है। मानता हूँ इस पर काम होना चाहिए और अच्छे से काम होना चाहिए। लेकिन सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है कि आपको ये रियलाइज़ करा दिया कि आप इस देश के वासी हैं और असली ताकत आपके पास है। रियलाइज़ का मतलब ये नहीं कि आपको किसी को जाके मारना है। रियलाइज़ का मतलब ये है कि आपको कोई दबा ना सके, आपको कोई ये ना कह सके आप तिलक लगा के नहीं आ सकते, आप कलावा पहन के नहीं आ सकते, लेंस कार्ड। आपको कोई ये ना कह सके कि अरे नहीं गाजा में ही लोग मर रहे हैं और कहीं नहीं मर रहे। आप जागो। आपको कोई ये ना कह सके कि आप आर्यन हो, बाहर से आए हो। फेक है वो थ्योरी, बाबा साहब अम्बेडकर ने पहले ही बता दी थी। अब जा करके डीएनए सैंपल से प्रूफ हो गया कि कोई भी बाहर से नहीं आया, सब यहीं के थे। आपको कोई द्रविड़ और आर्यन के नाम पे लड़ा ना सके, आपको कोई तमिल और हिंदी के नाम पे लड़ा ना सके। ये रियलाइजेशन जब आप में होने लगता है, नेशनलिज्म की भावना आने लगती है, ये उपलब्धि होती है। और ये सरकार की मैं उपलब्धि मानता हूँ। आज आप यूसीसी हटते देख रहे हो कई स्टेट्स में, आने वाले समय में पूरे देश में हट जाएगा। ये कल्पना आप कर नहीं सकते थे 12 साल पहले। आज आप देश में 370 हटते हुए देख रहे हो, आप सोच नहीं सकते थे। आज आप देश में राम मंदिर बनते देख रहे हो, आप राम का नाम नहीं ले सकते थे देश में। आज आप देश में वक्फ अमेंडमेंट होते देख रहे हो, वक्फ का पता भी नहीं था आपको। आज आप देश में ये देख रहे हो किस तरह से सबको एक समान स्कीम्स का लाभ पहुंचाया जा रहा है, पहले होता ही नहीं था। तो ये उपलब्धि है। आप संविधान के दायरे में देश को लेके आ रहे हो, ये उपलब्धि है। इसको ये हटा दो, आज नीट के नाम पे सरकार हटा दो, दूसरी सरकार आएगी, क्या पेपर आउट नहीं होगा? वहाँ तो पैसे दे के भर्ती होगी, वो कॉमन बन जाएगा, वो इतना कॉमन कर दिया जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन उसके साथ सबसे बड़ा दुष्परिणाम क्या आएगा कि आप जातियों में बांट दिए जाओगे और आपको जो है पता तक नहीं चलेगा कि आपके साथ हो क्या गया। आपको पढ़ा दिया जाएगा कि मुगल महान थे और आपको एहसास तक नहीं होगा कि आपकी विरासत क्या है। बहरहाल मैं भाषण नहीं दे रहा, आपको मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि एक वेस्ट बंगाल के इलेक्शन ने बांग्लादेश में क्या क्या प्रभाव डाला है। और देखो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया क्योस किस तरह से हो रहा है। प्रोटेस्ट बड़े स्तर पर है, ये रियल फोटो है। सब लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, जय श्री राम चैंट्स हो रहा है और डिमांड कर रहे हैं। ये पलाशबारी नाम की जो जगह है, देखो एक चीज़ और मैं बता दूँ, 3-4 नाम ले दिए, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। देखो ये है रंगपुर, बांग्लादेश में रंगपुर, ठीक है, बड़ा सा डिवीजन है। इसके अंदर एक छोटा डिवीजन है गायबांधा, इसकी स्पेलिंग अलग अलग है, कोई गई बांधा बोलता है, कोई गाय बांधा, जो भी है, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट है और इसमें जहां पर मंदिर बन रहा है वो जो कॉम्प्लेक्स है, वो कॉम्प्लेक्स है पलाशबारी।
समझ गए? तो मंदिर यहाँ बन रहा है। इसको अगर मैं मैप में दिखाऊं तो मैप में आप देख लीजिए, ये बांग्लादेश का मैप है, अगर आप समझ पा रहे हो तो। एक सेकंड, पहले मैं ही नहीं समझ पा रहा। हाँ ये रहा, ये बांग्लादेश का मैप है। देखिए ये है बांग्लादेश का मैप। अभी देखना बांग्लादेश के साथ खेल क्या हो रहा है। ठीक है, ये बांग्लादेश का मैप है। यहाँ पर ये जो ब्रह्मपुत्रा एंटर कर रही है, इसी के पास यहाँ पर ये तैयार हो रहा है मंदिर। और अब यहीं पर प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है। ढाका में भी प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुका है। ढाका में भी लोग एकत्रित हो रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़िए। अब देखो भारत कर क्या रहा है, किस लेवल से खेल चल रहा है। देखो बांग्लादेश में ये 21 जून की खबर है। बांग्लादेश इश्यूज कंट्री वाइड अलर्ट फियरिंग अनरेस्ट ऑन एनिवर्सरी ऑफ शेख हसीनाज आवामी लीग। याद करिए, एक वीडियो में कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हुए थे कि शेख हसीना की जो आवामी लीग है, जो थोड़ी बहुत बची रह गई है, वो बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट कर रही है कि शेख हसीना को वापस लेकर के आओ। जिस पार्टी को आपने तोड़ दिया, खत्म कर दिया, जिस पार्टी को आपने डिसमेंटल कर दिया, शेख हसीना को भगा दिया, अब वो पार्टी खड़ी होकर के प्रोटेस्ट कर रही है कि वापस लेके आओ, और कोई उसका विरोध नहीं कर रहा। ये वही वाली बात हो गई कि कल को एक आध 2-4-5 महीने बाद जो टीएमसी बची रह गई है थोड़े बहुत विधायकों की और एमपीज़ की, ममता बनर्जी कल को प्रोटेस्ट करें कि किसी बात पे, और कोई कुछ ना बोले, सब उनकी बात को सही सा माने, तो कितना बड़ा अंतर दिखेगा। वही है, आवामी लीग रिवाइव होती दिख रही है आपको, हिंदू उठ खड़ा दिख रहा है आपको। और देखिए, टेंशंस एट बंगाल बॉर्डर्स एज बीएसएफ ट्राइज टू पुश इन्फिल्ट्रेटर्स बैक टू बांग्लादेश। ये टेंशंस हो गई है बॉर्डर पर, बड़े स्तर पर हमारी बीएसएफ ने हजारों बांग्लादेशियों को भगा दिया। 21 जून की खबर है, जहां से वो लोग जो बांग्लादेश गार्ड्स हैं, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश जो वहाँ के हैं, वो रजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा उन्हें। कैसे करोगे रजिस्ट? पहले रजिस्ट इसलिए कर लेते थे क्योंकि बंगाल सरकार आपकी मदद कर देती थी, आवामी जो जमात इस्लामी है वो आपकी मदद कर देती थी, बॉर्डर पर बैठे हुए टीएमसी के नेता मदद कर देते थे, मालदा, नॉर्थ 24 परगना, ये पूरे गेटवे बन चुके थे बांग्लादेश से चीज़ें एंटर कराने के लिए। आज कुछ नहीं हो पा रहा है इनसे। और देखिए, अब आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये खबर देखिए, ऐड नहीं देखना, खबर देखनी है। बाईपासिंग इंडिया, बांग्लादेश पीएम रहमान पिक्स मलेशिया चाइना फॉर फर्स्ट विजिट। 21 जून की खबर। आज लाला हमारा मलेशिया में। हुआ ये है, तारिक रहमान जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के हैं, पीएम हैं बांग्लादेश के, पहली विदेशी यात्रा पर निकले हैं। भारत नहीं आए हैं, मलेशिया और फिर चाइना जाएंगे। ये वही वाला है जैसे वो मालदीव वाला था, मुइज़्ज़ू, मोहम्मद मुइज़्ज़ू। हम तो साहब पहले चाइना जाएंगे, हुआ, अब भारत के कदमों में पड़ा हुआ है। तो साहब इन्होंने मलेशिया और चाइना चुना है जाने के लिए। चाइना में बड़े इंटरेस्टेड हैं ये, भारत में नहीं आ रहे, चाइना में बड़े इंटरेस्टेड है। चाइना में क्यों इंटरेस्टेड हैं, अब सुनो ध्यान से, मेन चीज़ अब वीडियो स्टार्ट अब हो रहा है, समझो। चाइना में ये इंटरेस्टेड इसलिए है, 7 मई 2026 का आर्टिकल है। बांग्लादेश सीक्स चाइनाज सपोर्ट इन तीस्ता रिवर रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट। तीस्ता रिवर, आगे देखिए, ये एक प्रोजेक्ट बनाने वाला है चाइना, जिसको तीस्ता रिवर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट बोला जाता है, TRCMRP, बड़ा लंबा नाम है। ये क्या है, ध्यान से सुनो। देखो साहब, ये अगर आप बांग्लादेश का हरा हरा सा मैप समझ पा रहे हो, हरे रंग का, तो बांग्लादेश में तीस्ता नदी एंटर करती है, हमारे सिक्किम से होती हुई आती है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होती हुई आती है, और यहाँ आकर के ये इस ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है, और फिर ब्रह्मपुत्रा में जाकर के ये पद्मा मिल जाती है, जो गंगा ये एक तरीके से फिर ये आगे चली जाती है मेघना बन के। और ये जो गंगा आ रही है ना, गंगा, ये जो गंगा आप देख रहे हो, ये गंगा यहाँ पर फरक्का बैराज है, फरक्का बैराज यहाँ पर टूट जाती है, ये बन जाती है हुगली, और ये बन जाती है पद्मा। ये पद्मा है, ये हुगली है, ये जमुना है। ब्रह्मपुत्रा बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है, जमुना पद्मा फिर आगे जाके मेघना बन जाते हैं, ठीक है। और इसी में मिलती है तीस्ता, ये नदी देख रहे हैं आप, तीस्ता सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होकर के जा रही है। अब पूरी कहानी सुनिए, गंगा का पानी भारत में और बांग्लादेश में किस तरह से बटेगा, इसको लेकर के 1996 में ट्रीटी हो चुकी है, जिसे बोलते हैं गंगा वाटर ट्रीटी। 1996 में भारत के प्रधानमंत्री देवेगौड़ा, वहाँ की शेख हसीना के बीच हुई थी, 30 साल के लिए हुई थी। और फरक्का बैराज पर ये पानी जो है रेगुलेट किया जाता है,
किस हिसाब से पानी होगा, 70,000 क्यूसेक होगा, 75,000 क्यूसेक होगा, या 70,000 क्यूसेक से कम होगा, उसके हिसाब से एक बंटवारा है, मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है। तो ये पानी बंटता है और इस तरह से बंटता है कि ज़्यादातर पानी बांग्लादेश को मिलता है। गंगा वाटर ट्रीटी इस साल एक्सपायर होने वाली है, 2026 चल रहा है, नवंबर तक एक्सपायर हो जाएगी। इसके बाद जहाँ तक हमें लगता है भारत इस ट्रीटी को या तो अब रिन्यू नहीं करेगा, और ये करेगा भी तो इस तरह से करेगा कि पानी हमारे फेवर में रहे, उसके फेवर में कम से कम रहे। यानी कि बांग्लादेश को पता है कि ये अब ट्रीटी इसके हाथ से जाने वाली है अगर हरकतें ऐसी रहीं तो। दूसरा, लंबे समय से बांग्लादेश इस बात के लिए अड़ा हुआ है कि ये तीस्ता जो नदी का पानी हमारे देश में आ रहा है बांग्लादेश में, इसको लेकर के भारत एक ट्रीटी कर ले। 1983 से लेकर के इस पर बहस हो रही है इंदिरा गांधी के काल से, लेकिन ट्रीटी हो नहीं पा रही है, नहीं हो पा रही है। 2011 में फाइनली मनमोहन सिंह जी और शेख हसीना के बीच में ट्रीटी होने वाली थी, लेकिन उस समय वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने टांग अड़ा दी थी कि मैं इस ट्रीटी को नहीं होने दूंगी, इससे बंगालियों को घाटा होगा क्योंकि ये पानी बंगाल से होकर के जा रहा है। उस समय बंगाल के लिए थोड़ा बहुत आवाज़ उठा लेती थी ममता बनर्जी, नहीं होने दी। और केंद्र में ममता बनर्जी की पार्टी सपोर्ट कर रही थी मनमोहन सिंह को, तो मनमोहन सिंह जी भी दबाव में आ गए कि इन्होंने समर्थन वापस ले लिया तो मैं सरकार गिर जाएगी। तो ये ट्रीटी हो नहीं पाई, तीस्ता वाटर ट्रीटी हो नहीं पाई। अब क्या हुआ साहब, ये तीस्ता नदी का पानी आ रहा है, ये रहा। अब क्या हुआ, चाइना को बड़ा अच्छा मौका मिला। चाइना ने कहा यार कि ये तीस्ता वाला काम हो नहीं पा रहा और बांग्लादेश परेशान है, इंडिया ध्यान नहीं दे रहा, एक काम करते हैं हम फ़ायदा उठाते हैं। बांग्लादेश ने 2024 में शेख हसीना को अप्रोच किया और शेख हसीना से कहा कि शेख हसीना जी देखो, तीस्ता का जो वाटर आ रहा है आपके देश में, हम उस वाटर को बढ़ा तो सकते नहीं हैं, वो तो भारत के हाथ में ही है कि किस हिसाब से पानी बांटे, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि जितना भी पानी आपके देश में आ रहा है उस पानी को वेस्ट नहीं होने देंगे, कोशिश करेंगे कि 99% पानी आप काम में ले सकें। कुछ इस तरह से रिवर बेड बना देंगे, कुछ इस तरह से चैनल बना देंगे, पानी को प्रदूषित नहीं होने देंगे, पानी को दाएं बाएं फैलने नहीं देंगे, नहरों में नहीं जाने देंगे। हम ऐसा कोशिश करेंगे कि जो पानी आ रहा है उसे पूरा यूटिलाइज कर पाएँ। शेख हसीना ने कहा हाँ ये बढ़िया रहेगा। तो चाइना ने कहा हम एक प्रोजेक्ट चलाएंगे आपकी तीस्ता नदी के पास यहाँ पर, और उस प्रोजेक्ट के माध्यम से इस पूरे नदी को बढ़िया कर देंगे एकदम तुम्हारे लिए। शेख हसीना ने कहा हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब देख रहे हो कहाँ प्रोजेक्ट चलाने की कह रहा है बांग्लादेश, सॉरी चाइना कह रहा है कि हम यहाँ पर चला देंगे, यहाँ से नदी आ रही है यहाँ पर प्रोजेक्ट चला देंगे। चाइना कह रहा है बांग्लादेश से 2024 में। यहाँ पर प्रोजेक्ट चलाने का क्या मतलब हुआ कि चाइना आ गया चिकन नेक के पास में, और यहाँ डोकलाम में वो बैठे ही रहता है, आ गया कभी भी आ सकता है, वो उसकी फौज थोड़ा पीछे ले आ जाएगी कभी भी। तो अगर यहाँ से भी आ गया और यहाँ से भी आ गया तो कभी भी हमको जो है धमका सकता है। ये भारत की इंटेलिजेंस को पता चल गया, 2024 की बात कर रहा हूँ, जब शेख हसीना बांग्लादेश में पीएम थी, कि शेख हसीना और चाइना के बीच में कुछ ऐसी बातें चल रही हैं। और शेख हसीना चाइना के दौरे में भी गई थी उस वक्त। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अच्छा ठीक है। मोदी जी का उस समय चुनाव हुआ था, 240 सीट लेकर के अभी सत्ता संभाली ही थी, जून में संभाली थी, 4 जून को रिजल्ट आया था और शायद 9 जून को शपथ ग्रहण हुआ था। 18 जून केवल 10 दिन के अंदर अंदर भारत के प्रधानमंत्री ने शेख हसीना को भारत बुलवाया कि आप इधर आओ, आपसे बात करनी है जरा। शेख हसीना ने कहा हाँ बताइए क्या हो गया। सुना है कि आप चाइना के साथ डील करने वाले हो कि तीस्ता नदी का पानी आपको चाहिए और पूरा मैनेज करवा रहे हो। उन्होंने कहा हाँ हम करवाएंगे, क्या करें, आप तो डील कर नहीं रहे, अब जो पानी आ रहा है कम से कम वही अच्छे से यूटिलाइज कर लें। टेंशन मत लो, ये काम हम कर देंगे आपके लिए, और चाइना से कम दाम में कर देंगे, बेहतर तरीके से कर देंगे। और बोलो, भारत ने 10 लुभावने सपने दिखा करके जो चाइना से होने वाली डील थी उसे कैंसिल करवा दिया और शेख हसीना को अपने पाले में ले लिया। अब देखो, शेख हसीना और भारत के बीच में अंडरस्टैंडिंग बन चुकी थी। शेख हसीना अगर पावर में रहती तो कोई दिक्कत नहीं थी भारत को, लेकिन शेख हसीना के खिलाफ विद्रोह करवाया गया, सत्ता पलट हो गया और शेख हसीना को छोड़ करके भारत आना पड़ा। ऐसे होती है जियोपॉलिटिक्स। तो चलो आ गई, लेकिन चाइना के दिमाग में तो था कि हम वहाँ पहुँच सकते हैं, सत्ता परिवर्तन हो गया, बढ़िया है। अब जो आया है तारिक रहमान, इसको चाइना लुभा रहा है, कह रहा है कि हम यहाँ पर आकर के तुम्हारे लिए प्रोजेक्ट बना देंगे। और इसी बात को लेकर के ये भी मई की बात है, बांग्लादेश सोच रहा है कि चाइना का सपोर्ट ले लिया जाए। हम भी देख रहे हैं, ठीक है, तुम चाइना का सपोर्ट लो, तुम मलेशिया जाओ, तुम जब हिंदू का टेम्पल मूर्ति मत बनने दो, तुमको जो करना है कर लो, हम भी करेंगे।
अगर बांग्लादेश चाइना के साथ ये डील कर जाता है, अगर बांग्लादेश चाइना के साथ ये डील कर जाता है, उसी दिन लिख के ले लेना कि भारत प्रोजेक्ट बांग्लादेश स्टार्ट कर देगा और हम अपना सिलीगुड़ी कॉरिडोर चौड़ा कर देंगे। काहे को हमने वहाँ अपने आर्मी इतनी बढ़ा दी है, क्यों वहाँ पर हमने अपना S-400 पहुँचा दिया है, क्यों हमने वहाँ पर अपने आर्मी के बटालियंस बढ़ा दिए हैं? ऐसे ही नहीं, इसीलिए हमें पता है कब क्या होना है। और यकीन मानना, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि बहुत दूर नहीं है ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2। या तो पाकिस्तान या बांग्लादेश एक लपेट आ जाएगा इनमें से, बहुत दूर नहीं है, मुझे दिख रहा है बहुत पास, बहुत दूर नहीं है। तो ये एक बात है। उसके बाद एक और खबर आप देख लीजिए, बांग्लादेश का जो तारिक रहमान है, अभी जनवरी में ये मिला था पाकिस्तान के जो पूर्व सेना अध्यक्ष हैं उनसे। तो ये जो बीएनपी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, ये हमेशा से प्रो पाकिस्तान रही है, प्रो अरब देश रही है, एंटी इंडिया रही है, और ये वही रंग अपना फिर दिखा रहा है। और जिस तरह से आप देख रहे हो किसी मामले में कॉपरेट नहीं कर रहा, इसे भारत आना चाहिए था, नहीं आया। ये चाइना के साथ प्रोजेक्ट बनाने की सोच रहा है। अभी मलेशिया गया है, मलेशिया उन देशों में शामिल है कि जब हमने 370 हटाई थी तो मलेशिया ने दबे स्वर में सही विरोध किया था। और मलेशिया को बांग्लादेश से क्या लालच है? मलेशिया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहता है, जहाँ पर उसे बांग्लादेश से सस्ती लेबर मिल जाती है, सबसे सस्ती। अभी भी मलेशिया में 10 लाख बांग्लादेशी काम कर रहे हैं। ये पूरा लालच है मलेशिया का। तो अगर तारिक रहमान नहीं सुधरा तो 2 काम हो सकते हैं वहाँ पर, या तो बड़े स्तर पर बांग्लादेश में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट होंगे, बहुत बुरी तरह से, संभाल नहीं पाएगा ये भी गद्दी को। और या फिर ये होगा कि भारत ऑपरेशन बांग्लादेश में निकलेगा और ये हो जाएगी हमारी चिकन नेक चौड़ी इधर से, और फिर हम सोचेंगे कि फिर इधर से भी ले ही नहीं हटाओ, फिर खेल तगड़ा होगा। इसीलिए शुभेंदु अधिकारी जल्दी में है कि 45 दिन के अंदर अंदर लैंड एक्वायर करके बीएसएफ को दे दो, फेंसिंग करो फटाफट फटाफट, ये करो फटाफट। आप देख रहे हो कितनी जल्दी में लग रहा है वो। और इसलिए अमित शाह ने कहा है 15 किलोमीटर तक बॉर्डर को खाली कर दो, इतना भी है। मैं कह तो रहा हूँ ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 मुझे बहुत नज़दीक दिख रहा है। तो जो ये बांग्लादेश सोच रहा है कि बड़े आराम से हम सब कर लेंगे और भारत तमाशा देखता रहेगा, तुम यकीन मानो बांग्लादेशियों, तुम्हारा हश्र बहुत बुरा होने वाला है अगर नहीं सुधरे तो। और इलाज करना पड़ेगा, इलाज करना पड़ेगा। ये पूरी कहानी चल रही है। तो हिंदुओं का कॉन्फिडेंस बढ़ जाना उस जगह पर, ये सिर्फ और सिर्फ बंगाल इलेक्शन की वजह से हुआ है। बंगाल का इलेक्शन भारत की पॉलिटिक्स को बदलने वाला इलेक्शन होगा साबित। आने वाले समय में आप देखना किस तरह से हिंदू का वोट कंसोलिडेट होता है। आज आप देख रहे हो कि अखिलेश यादव भी हनुमान जी की पोस्ट डालते हुए दिख रहे हैं आपको। अखिलेश यादव मंदिरों में पॉजिटिव वे में बात करते दिख रहे हैं, हिंदुओं के लिए पॉजिटिव बात करते दिख रहे हैं, जो कभी भी नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि इन्हें पता चल गया कि बिना हिंदुओं के होगा नहीं कुछ। आने वाले समय में देखिए बात कहाँ से कहाँ पहुँचती है। खैर, अब जो भी अपडेट आएगा अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा। आप याद रखिएगा कि हमारी इंटरनेशनल रिलेशन की बुक है, आ चुकी है, इसे आप मंगवा सकते हैं, बड़े डिस्काउंट पर आपको मिल रही है। ये लिंक मैंने दिए हुए हैं। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।